Hello, hi everyone. Hope you are keeping well. This is विशाल मसीह and welcome back to my channel Economic Sites. और आज हम करेंगे दैट इज़ चैप्टर नंबर 2 एक्सप्लेन ह्यूमन बॉन्ड्स विद इट्स फीचर्स। तो जैसा कि आपको पता है मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। आज हम चैप्टर 2 के कवर करेंगे। कई बच्चों की डिमांड आ रही थी, मैंने चैप्टर 2 के लीव कर दिए थे। खैर आज मैं इसको कवर कर रहा हूँ, तो कृपया करके आप इसे ज़रूर देखिएगा और पूरा लेक्चर देखिएगा ताकि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ सकें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ ह्यूमन बॉन्ड्स। ओके, और ये जो क्वेश्चन है आपका बेसिकली 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन फॉर द 2 मार्क्स। फाइन, इवन फॉर द 2 मार्क्स के लिए आपके सिंपल फीचर्स भी पूछे जा सकते हैं कि एक्सप्लेन 2 फीचर्स ऑफ द ह्यूमन बॉन्ड्स। तो आप 2 मार्क्स के लिए सिर्फ 2 फीचर्स लिखेंगे, या ये पूरा क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आपका आ सकता है, एक्सप्लेन ह्यूमन बॉन्ड्स विद इट्स फीचर्स। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन देख लेते हैं कि वांट इज अ इफेक्टिव डिजायर फॉर पर्टिकुलर थिंग विच कैन बी सेटिस्फाइड बाय मेकिंग अ एफर्ट टू एक्वायर इट। देखिए वांट होती क्या है, वांट आपकी क्या है, बेसिकली एक तरह की डिज़ायर है जिस कोई भी चीज़ के लिए जिसे आप खरीदना चाहते हैं, जिसे आप लेना चाहते हैं। अब ये इकॉनमी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? आप ये पूछेंगे कि सबकी ज़रूरतें होती हैं, सबका इंटरेस्ट होता है किसी ना किसी चीज़ में या किसी चीज़ को एक्वायर करने में, तो ये इकॉनमी के लिए कैसे ज़रूरत है या क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए सिंपल सी बात है, जो हमारी जो वांट होती है ना, वांट क्या बन जाती है, डिमांड बन जाती है हमारी। आपने कई बार सुना होगा बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में या बहुत सारे बेसिकली आपके इन द न्यूज़ आर्टिकल्स एंड ऑल दोस इन द सोशल मीडिया की कंट्री में डिमांड बहुत कम हो रही है। बेसिकली कोविड-19 के टाइम बहुत ज़्यादा लो हो गई थी डिमांड, ठीक है। तो जब तक आपकी इकोनॉमी में डिमांड नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं होगा, है ना। तो ये सब कहाँ से शुरू होता है इसका प्रोसीजर? ये सब शुरू होता है वांट से। हमारे एक जो नेचर ऐसा है कि हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है, और जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हम और ज़्यादा डिज़ायर करते हैं, और ज़्यादा डिमांड करते हैं। बेसिकली उससे क्या होती है, एक डिमांड क्रिएट होती है मार्केट में, और उससे क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, और सारी एक्टिविटीज़, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, कंजप्शन, वो सारी पॉसिबल हो पाती हैं। इसलिए आपकी जो ह्यूमन वांट है या वांट है, इसलिए पढ़ना इसे ज़रूरत हो जाता है। उसके फीचर्स को पढ़ना, उसके बेसिकली एक टेक्नोलॉजिकल कंसेप्ट को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वांट क्या है, सिंपल सी डेफिनेशन है कि वांट इज अ इफेक्टिव डिज़ायर फॉर, मतलब आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिज़ायर है कि यू हैव टू टेक दैट पर्टिकुलर थिंग विच कैन बी सेटिस्फाइड बाई मेकिंग टू एफर्ट, और उसके लिए आप एफर्ट भी करेंगे। आपको ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही आप जब एक जगह पे खड़े हैं और आपको बस आपने बोला, वो विश मांगी, वो आपको मिल गया। आपको मेहनत करनी पड़ेगी बेसिकली। देखिए वांट ऑफ द गुड कैन बी नेसेसिटी, वो एक नेसेसिटी भी हो सकती है, मतलब चाहिए ही चाहिए, जैसे खाना पीना हो गया, ठीक है। कंफर्ट, मतलब कंफर्ट हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए अगर आप एक गर्म जगह पे रहते हैं, तो अगर आपके पास सिर्फ एक टेबल फ़ैन है या एक सिंपल जो एक सीलिंग फ़ैन है, तो वो आपका एक नेसेसिटी है, क्योंकि गर्म जगह है, वो तो चाहिए चाहिए। तो कंफर्ट क्या हो गया, मान लीजिए अगर आपके पास कूलर है तो वो कंफर्ट हो गया। और लग्जरी क्या हो गया, अगर आपके पास एसी है बेसिकली, ठीक है। तो मेरे आपकी चीज़ें क्लियर समझ में आ रही होंगी मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो कंफर्ट्स क्या होते हैं, या फिर वो कंफर्ट्स हो सकती हैं, या फिर वो लग्जरी हो सकती है। लग्जरी के लिए आपको फुलफिल करने के लिए आपको ऑब्वियसली पता है कि बहुत ज़्यादा आपकी क्या है, परचेसिंग पावर आपके पास होनी चाहिए। अब इसके पास फीचर्स क्या है बेटा, देखो फीचर्स क्या है, वांट्स आर अनलिमिटेड। सबसे पहले अनलिमिटेड होती हैं, कभी ख़त्म ही नहीं होती, है ना। दूसरी बात है वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री कहने का मतलब है कि मतलब एक के, मतलब अगर आपको एक की चीज़ ज़रूरत है तो दूसरे की अपने आप पैदा हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कार एंड पेट्रोल, अगर मेरे पास कार है तो डेफिनेटली मैं पेट्रोल की डिमांड करूँगा ही करूँगा। सो दैट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, नेक्स्ट इज अ वांट्स आर सब्स्टिट्यूटेड। ये सब सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी, अगर आज घर पे अगर कॉफ़ी खत्म हो गई तो आप चाय से काम चला लेंगे। अगर चाय की पत्ती नहीं है तो आप कुछ और पी लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आप क्या करते हैं कि आप सब्स्टिट्यूट कर देते हो। अगर वो चीज़ अवेलेबल नहीं है तो किसी दूसरी चीज़ से आप काम चला लेंगे। तो वांट्स क्या है, सब्स्टिट्यूट भी की जा सकती हैं। तो मेरी चीज़ें जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, वो चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 3 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ कंजप्शन। देखिए कंजप्शन क्या है, हर कोई इंसान, भले एक प्राइम मिनिस्टर से लेके एक बहुत ही एक सिंपल या आम आदमी कैसे, हर कोई कंज्यूम करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, अगर डेफिनेशन क्या आएगा, इट इज़ अ एक्ट ऑफ यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। बेसिकली क्या है कि आप क्या करते हो, अपनी जो ह्यूमन वांट्स है उसको सेटिस्फाई करने के लिए आप क्या करते हो, गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करते हो अपनी टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। दैट इज कॉल्ड द कंजप्शन सिंपली। नेक्स्ट इज यूटिलिटी, very important question again for the three marks, and explain its features. So सबसे पहले it refers to the want satisfying power of the commodity। और यूटिलिटी होता क्या है, कोई भी आप कॉमोडिटी यूज़ कर रहे हैं, लेट सपोज आप एक
कंज्यूम कर रहे हैं, तो उससे आपको एक क्या है बेसिकली यूटिलिटी मिल रही है। यूटिलिटी क्या है, आपकी एक वांट सेटिस्फाइंग पावर है एप्पल में जो पूरी हो रही है, सो दैट इज अ यूटिलिटी बेसिकली। यूटिलिटी इज रिफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। तो उसके फीचर क्या है, सबसे पहले क्या है, यूटिलिटी सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि एक इंसान से दूसरे इंसान की यूटिलिटी अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए एप्पल की यूटिलिटी ज़्यादा हो सकती है, आपको एप्पल नहीं पसंद है तो आपके लिए यूटिलिटी नहीं होगी, आपके लिए मे बी मैंगो की यूटिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। और दूसरी बात है यूटिलिटी मेजरेबल नहीं है, आप इसे मेजर नहीं कर सकते कि मैंने एप्पल खाया तो मुझे 50 यूटिल्स मिल गए या 50 यूटिलिटी मिल गई, मैंने एक गवावा खाया तो मुझे उससे 10 यूटिलिटी मिली है। बेसिकली आप उसे कार्डिनल नंबर या आप उसे क्या कर सकते हैं, क्वान्टिटेटिव टर्म्स में आप मेजर नहीं कर सकते। थर्ड है इट इज़ वेरिएबल। ओके, वेरिएबल मतलब चेंज होता रहता है, इट कैन बी चेंजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एंड यूजुअली फ्रॉम टाइम टू टाइम इट चेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज टोटल यूटिलिटी। तो यूटिलिटी आपको समझ में आ गया, यूटिलिटी क्या है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, दैट इज यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी क्या है, जब आपका टोटल सेटिस्फैक्शन, जब आपको सारी वो जो यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम कर लेते हो। फॉर एग्जांपल मैंने मेरे पास 5 एप्पल है, ठीक है, मेरे पास 5 एप्पल है, अगर जो यूटिलिटी मुझे 5 एप्पल टोटल कंज्यूम करने के बाद मिल रही है वो मेरी टोटल यूटिलिटी है, ठीक है। ओके, सो दैट इज़ वेरी सिंपल। सो इट रिफर्स टू द एंटायर अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंज्यूमिंग अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। तो आपको ये टोटल सेटिस्फैक्शन जो होता है, टोटल यूटिलिटी बताती है जो आपको डराइव होता है आफ्टर कंज्यूमिंग ऑल द यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। नेक्स्ट है आपका दैट इज व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल का मतलब होता है बेटा एडिशनल, कि मतलब मान लीजिए आपके पास 5 एप्पल थे, ठीक है, 5 एप्पल थे, आपको एक एप्पल खाने के बाद कितनी मिली, मान लो कि 30 यूटिलिटी मिली, मान लेते हैं 30 यूटिल्स या 30 यूटिलिटी मिली। यूटिलिटी को कैसे किस में मेजर किया था, यूटिल्स में मेजर किया जाता है, सो 30 यूटिल्स कह सकते हैं। और जब दूसरी आपने की तो आपको टोटल कितनी मिल गई, 50। तो जब आप एक से दूसरे में आए, टोटल तो आप 50 है आफ्टर कंज्यूमिंग 2, लेकिन एडिशनल कितनी मिली, 20 मिली ना। पहले देखो 30 थी, अब दूसरे पे आते आते एडिशनल आपको कितनी गेन हुई, 20, तभी तो आपके 30 + 20 कितने हुए, 50 हुए, है ना। तो दूसरी गेन करने पे आपको एडिशनल कितनी मिल रही है, 20 यूटिलिटी मिल रही है, तो वो होती है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब जब आप एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हो तो उससे डराइव होने वाली आपको बेसिकली आपको यूटिलिटी है, that is called the marginal utility. So it is a additional utility arising from the consumption of one more unit of commodity, that is marginal utility. नेक्स्ट इज प्रोडक्शन। देखिए प्रोडक्शन क्या होता है, बहुत जगह आपने सुना होगा, बहुत जगह आपने पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी एग्जाम में। दैट इज अ प्रोडक्शन इज अ एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज। आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप कोई गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप कोई सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं, साथ ही साथ उसकी यूटिलिटी भी क्रिएट हो रही है। मतलब ये नहीं कि आपने कोई चीज़ प्रोड्यूस कर लिया उसका कोई यूज़ ही नहीं है इकॉनमी में, सो दैट इज़ यूजलेस, है ना। कोई भी चीज़ अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी एक यूटिलिटी होनी चाहिए, उसका एक यूज़ होना चाहिए, किसी की वांट सेटिस्फाई होनी चाहिए उससे, सो दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन इज सिंपल एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड इट इज़ क्रिएटिंग द यूटिलिटी थ्रू। कहने का मतलब है जो गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे यूटिलिटी भी क्रिएट होनी चाहिए, ठीक है। अब है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब किन किन चीज़ों से जो बेसिकली जो प्रोडक्शन है वो पॉसिबल हो पाता है। तो वेरी सिंपल, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक ही बात है, आर नोन एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो बेसिकली ज़मीन, ठीक है, हम लोग मतलब ह्यूमन रिसोर्स या लेबर कहते हैं जैसे इकॉनमी में, कैपिटल मतलब पूंजी जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इक्विपमेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं, और एंटरप्रेन्योर मतलब होता है बेसिकली जो ये सब चीज़ें अपने अंडर काम करवाता है, बेसिकली मतलब रिस्क लेता है, एक तरह का अपना प्रोडक्शन करने का रिस्क लेता है बेसिकली, क्योंकि सारा पैसा आपका इसी का ही लगा होता है एंटरप्रेन्योर का। सो ये भी एक तरह का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फाइन। सो वेरी सिंपल, सो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। चलिए नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज डिफाइन प्राइस। प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी इज अमाउंट ऑफ द मनी दैट हैज़ टू बी गिवन टू दिस कॉमोडिटी। तो देखिए एक प्राइस क्या होता है, सिंपल एक है कि एक अमाउंट ऑफ मनी होता है जिसे हम क्या क्यों देते हैं, विद रिस्पॉन्स टू व्हेन वी गेट द सम कॉमोडिटी। अगर मुझे कोई दुकान वाला फॉर एग्जांपल कोई चीज़ दे रहा है, वो फ्री में तो दे नहीं रहा, है ना, मुझसे कुछ पैसा लेगा, तो दैट इज़ अ प्राइस। सो गुड्स हैव अ प्राइस बिकॉज दे आर यूजफुल एंड स्कैर्स। अब ये बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी का प्राइस होता ही क्यों है। अगर मैंने फॉर एग्जांपल 5 रुपये किलो या कुछ भी 10 रुपये किलो या 20 रुपये किलो या 30 रुपये किलो या 50 रुपये किलो कोई भी चीज़ खरीदी है, कोई भी सब्जी खरीदी है, तो मैं क्यों खरीद रहा हूँ? सबसे पहले कि वो यूज़फुल है, दूसरी बात है वो स्कैर्स हैं, वो लिमिटेड है। ऐसे नहीं कि इतने भी लिमिटेड नहीं है, मतलब इतने भी और इतने भी ज़्यादा नेचर में नहीं है कि जैसे पत्थर है,
हर जगह आपको बेसिकली पत्थर देखने को मिल जाएंगे, है ना, लेकिन तभी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है पत्थर की। लेकिन प्याज आपको हर जगह गिरे हुए थोड़ी मिलेंगे, है ना। सो एक तो पहली बात है स्केर्स है, मेरे कहने का मतलब समझ रहे होंगे आप, और दूसरी बात है उसका यूज़ है, ठीक है, इसलिए उसका प्राइस है। सो प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। देखिए बहुत बच्चे क्या सोचते हैं ना, जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, तो उनके दिमाग में ये होता है, मेरे भी जब स्टार्टिंग मैंने 11th में स्टार्ट की थी, मुझे लगता था जो प्राइस कौन सेट करता है, जिसकी चीज़ है वो सेट करता है। ऐसा नहीं होता बेटा, प्राइस हमारे इकोनॉमी में सेट होता है दो फोर्सेस से, एक डिमांड फोर्स, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, और एक सप्लाई फोर्स। डिमांड फोर्स क्या होती है, हम लोग जो खरीदना चाह रहा है, और सप्लाई फोर्स जो बेचना चाह रहा है। बेसिकली इन दोनों में एक तरह का इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन अब कहने का मतलब मैं आपको एक बहुत अच्छे से एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए आप कोई शर्ट खरीदने जाते हो और उसने बोला कि 1000 की शर्ट है, तो आप 1000 रुपये दे आते हो उसे? नहीं ना, आप उसे बार्गेन करते हो, तो मान लो कि वो 700 रुपये में आ जाता है, तो प्राइस उसका 700 रुपये सेट हो गया। तो हुआ कैसे, एक तो आपकी फोर्स मतलब डिमांड फोर्स और एक सप्लाई फोर्स है, दोनों ने पर्टिकुलर एक एक्ट किया, है ना, इकोनॉमी में दोनों मिले, है ना, बेसिकली जिसे प्राइस मैकेनिज्म भी बोला जाता है। तो बेसिकली दैट इज कॉल्ड द प्राइस। और जब इन दोनों की हेल्प से जो प्राइस सेट होता है उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। सो दैट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम प्राइस। सो ये बहुत ध्यान रखना है कि इक्विलिब्रियम प्राइस कब होता है, कि जब आपकी डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाती है। कहने का मतलब है जब आपकी डिमांड फोर्स और सप्लाई फोर्स दोनों रेडी हो जाती हैं कि भैया हम इस प्राइस पे चलो डील कर लेते हैं, तो है ना, तभी हमारी डिमांड और सप्लाई इक्वल होगी। और जिस प्राइस पे इक्वल होती है बेसिकली दैट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम प्राइस। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर विद दिस। तो ये भी बेटा आपका 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली आपके 2 मार्क्स के लिए डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अभी मैं लास्ट में बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट आपका व्हाट इज मार्केट या डिफाइन मार्केट, ये भी 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए मार्केट इज अ सिस्टम, ठीक है। कई बच्चे सोचते हैं कि बस एक प्लेस है, जैसे मान लीजिए दिल्ली का मार्केट है, नैनीताल का मार्केट है, इंदौर का मार्केट है, नासिक का मार्केट है, ठीक है, वो है ही, वो तो है, मार्केट है ही। लेकिन मार्केट इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा फिनोमिनन है। इसका मतलब होता है वो ऐसी कोई भी जगह जहाँ पर बायर और सेलर्स क्या हो रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, विच आर दे आर एबल टू इंटरेक्ट एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड स्ट्राइक अ डील अबाउट द प्राइस एंड क्वांटिटी। तो बेसिकली देखिए ऑनलाइन ये भी मार्केट है। हम क्या करते हैं ऑनलाइन, क्या करते हैं, चीज़ें देखते हैं और हम अपना ऑर्डर प्लेस कर देते हैं अगर हमें पसंद आता है, तो वो भी मार्केट है, ठीक है। मार्केट एक फिजिकल प्लेस नहीं है, फिजिकल प्लेस तो है ही है, प्लस उसके साथ जहाँ पे भी आपकी बेसिकली ट्रेड हो रहा है, मतलब जहाँ पे भी खरीदना और बेचना हो रहा है, वो सारी प्लेसेस आपकी मार्केट होती हैं इकॉनमी में, ठीक है। वही चीज़ इसमें बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दैट इज अ गुड्स मार्केट। गुड्स मार्केट क्या होते हैं, सिंपल है, गुड्स मार्केट वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर बोट एंड सॉल्ड। मतलब जहाँ पे आप कोई गुड्स या यहाँ पे या कुछ सामान बेच रहे हैं, यहाँ पे सर्विस आपको बेसिकली सर्विस बेची जा रही है। सर्विस बेचने का मतलब है जैसे आप स्कूल पढ़ने जा रहे हो, है ना, तो बेसिकली आपको क्या है, कुछ सर्विस सेल ही तो कर रहा है ना, आपको एजुकेशन जो है सर्विस ही है ना। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको क्या करता है, देखता है, वो क्या कर रहा है, सर्विस सेल कर रहा है अपनी, है ना। तो दैट इज कॉल्ड द गुड्स मार्केट। और व्हाट इज फैक्टर मार्केट, फैक्टर मार्केट होता है बेटा कि फैक्टर मार्केट वेयर फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज कौन सी होती हैं, जो मतलब जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये हमारे फैक्टर्स होते हैं। तो जहाँ पे ये चीज़ें सोल्ड होती हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड द फैक्टर मार्केट। फाइन। नेक्स्ट है दैट इज व्हाट इज मनी। ओके, मनी बहुत छोटी चीज़ लगेगी आपको कि मनी क्यों पढ़ रहे हैं इकोनॉमी में। देखिए मनी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका सारी इकोनॉमी मनी पे तो बेस्ड है, फाइन, इसलिए मनी को भी पढ़ना जरूरी होता है। तो डेफिनेशन 2 मार्क्स के लिए, खैर अभी 12th चैप्टर में और 12th क्लास में आप बहुत डीपली से पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप डेफिनेशन याद रखिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अगेन 2 मार्क्स। सो मनी इज डिफाइंड एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज एंड एक्ट एज अ मेजर ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। इट कॉम्प्रोमाइजेस करेंसी एंड डिपोजिट्स बैंक मनी। बेसिकली मनी क्या होता है, एक तरह का कह सकते हो मीन्स ऑफ एक्सचेंज है ना, मीन्स ऑफ एक्सचेंज है जिससे ट्रेड पॉसिबल हो पाता है। और इससे क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो किसी की चीज़। अब भैया जो प्राइस हो रहा है वो मनी के फॉर्म में तो मेजर होता है, या जो मनी जो मतलब किसी भी जो प्राइस आप देते हो वो किस में देते हो, मनी के फॉर्म में देते हो। इसे आप स्टोर भी कर सकते हैं, आप कह सकते हो कि भैया मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, तो आपने स्टोर कर लिया। तो बेसिकली मनी क्या करता है, एक तो मीन्स ऑफ एक्सचेंज करता है, दूसरी बात है मेजर करता है, और स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब इसे स्टोर भी कर सकते हैं। मतलब अगर आज आपकी डेट में आपके पास 1 लाख रुपए पड़े हैं, तो ऐसा नहीं कि वो 5 लाख के बाद वो वॉइड हो जाएंगे, मतलब वो चलेंगे नहीं, है ना, वो आपके स्टोर रहेंगे, ठीक है। इट कॉम्प्रोमाइज। और इवन जो पैसा हमारा बैंकों में पड़ा है, विच इज़ आर इन द सेविंग्स, करंट अकाउंट, जैसे भी फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट जो भी है, जैसे भी पैसा पड़ा है वो भी हमारा क्या है, मनी ही होता है, विच ऑल्सो कम्स अंडर द मनी, ठीक है। नेक्स्ट है बार्टर सिस्टम। देखिए बार्टर सिस्टम क्या है,
पहले क्या होता था, पैसा होता नहीं था, मनी होता नहीं था, लोग क्या करते थे, गुड्स के लिए गुड्स क्या करते थे बेसिकली एक्सचेंज कर लेते थे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास मैं एक मोची हूँ, ठीक है, मैं जूते बनाता हूँ और मुझे चाहिए गेहूँ, तो मैं क्या जाऊँगा, किसान के पास जाऊँगा और मैं कहूँगा भैया तू मेरे जूते ले ले 2 पेयर्स, मैंने बहुत अच्छे से बना रखे हैं और मुझे क्या करते 10 किलो गेहूँ दे दे, है ना। तो वो होता था बार्टर सिस्टम, लेकिन इससे इकॉनमी बहुत लिमिटेड रह गई थी, है ना। तो इसलिए जो है इसके बहुत ड्रॉबैक्स है, खैर बहुत पहले होता था, लेकिन आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है कि बार्टर सिस्टम रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज डायरेक्टली फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, व्हाट इज इनकम। ओके, इनकम अब बेसिकली आपको बहुत सिंपल सा वर्ड लगेगा, लेकिन इकॉनमी में बहुत डीप है, पढ़ लेते हैं कि इनकम इज अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और फ्लो ऑफ मनी ओवर टाइम। देखिए इनकम क्या होता है, फ्लो ऑफ मनी होता है। अब बोलेंगे सर फ्लो ऑफ मनी कैसे है, देख लीजिए यहाँ आगे भी पढ़ लेते हैं कि पर्सनल इनकम इज अ इनकम अर्नड बाय द इंडिविजुअल बाय सेलिंग हिज फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म्स। देखिए कहने का मतलब है इनकम इकॉनमी में क्या होता है कि भैया जब कोई बंदा अपने घर से निकलकर किसी कंपनी में जाके काम करेगा, किसी दफ्तर में जाके काम करेगा, किसी खेत में, कहाँ जहाँ पे भी काम करेगा, बेसिकली जहाँ पे उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वो कैसे वापस देंगे, पैसा देंगे। ये चीज़ होती है इनकम आपकी, ठीक है। मतलब एक तरह का इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब एक बंदा यहाँ पर था, मतलब किसी भी तरीके से वो बिज़नेस कर रहा है, वो जॉब कर रहा है, वो फार्मिंग कर रहा है, कोई भी तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ भी कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बेसिकली है, मतलब उसके रिस्पॉन्स में जो उसको पैसा मिलता है, बेसिकली जो मनी मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड द इनकम। अब आपको क्लियर चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि पर्सनल इनकम इज़ द इनकम अर्नड बाय द इंडिविजुअल। तो पर्सनल इनकम बेसिकली जो एक पर्सन अपने लिए कमाता है, ठीक है, बाय एन इंडिविजुअल मतलब सिंगल पर्सन बाय सेलिंग हिज फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज क्या है कि मैं क्या कर रहा हूँ, जाके कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी सर्विस बेच रहा हूँ उसको। मेरी बात समझ में आई। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं टीचर हूँ, है ना, मैं अपना एग्जाम्पल दे देता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी सर्विस सेल कर रहा हूँ स्कूल को या यूट्यूब को, मे बी वॉट एवर। तो मुझे इसके रिस्पॉन्स में जो स्कूल है वो क्या कर रहा है, सैलरी पे करता है। तो मैंने इनको अपनी सर्विस सेल की, बेसिकली देखो सेलिंग इज फैक्टर सर्विसेज, ये मेरी फैक्टर सर्विसेज है जो मैंने स्कूल को सेल की और स्कूल ने मुझे इन रिस्पॉन्स में क्या दिया, इनकम दिया, मुझे सैलरी दी, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है। सो दैट इज कॉल्ड द इनकम। अब भैया व्हाट इज़ नेशनल इनकम, और जहाँ पे वर्ड नेशनल लग जाता है तो वो पूरे देश का हो जाता है। सो नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। तो बेसिकली अब नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम क्या करते हैं, जितने भी गुड्स और सर्विसेज बनाई होती है ना एक साल में एक देश में, या पर्टिकुलरली हमारे देश में या किसी भी देश में, उन सबको ऐड कर देते हैं हम, है ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी की जाके इनकम ही होगा। मान लो 5 लाख की गाड़ी बनी है ना, तो 5 लाख आपको देने पड़ेंगे उसके लिए, तो किसी ना किसी की इनकम बन जाएगा 5 लाख। तो हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम फाइंड करने के लिए हम जितने भी गुड्स होते हैं ना उसकी फाइनल वैल्यू को टोटल कर देते हैं, उससे क्या पता लग जाता है, हमें नेशनल इनकम पता लग जाता है। ओके, 16th इज व्हाट इज सेविंग। देखिए सेविंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है इकॉनमी में, ठीक है। क्यों सेविंग इंपॉर्टेंट होता है, देखिए अगर तो एक इंडिविजुअल सेव कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना। एक सेविंग जो है ना एक लिमिटेड उसके एक कह सकते हैं अमाउंट में ही होनी चाहिए। और इसका एक पैराडॉक्स है, पैराडॉक्स क्या है पता है, अगर आप माइक्रो लेवल पे कर रहे हो सेविंग, मतलब अगर आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे सोचो तो बहुत अच्छी बात है, भैया आज की डेट में मेरे पास 25 लाख सेविंग है, कितनी अच्छी बात है ना। लेकिन अगर हम पूरे देश के हिसाब से सोचें, इसे मैक्रो के हिसाब से सोचें, मतलब मैक्रो मतलब वाइड कंसेप्ट के हिसाब से सोचें, या कंट्री ऐसा होल के हिसाब से सोचें, तो क्या ये चीज़ें सही हैं? नहीं। अगर हर कोई पैसा भैया दबा के रख लेगा तो पैसा फ्लो ही नहीं होगा, और जब पैसा फ्लो नहीं होगा तो बेसिकली किसी की इनकम नहीं बनेगा, उससे इकॉनमी जो है पूरी ख़राब हो जाएगी। तो जो सेविंग होती है ना माइक्रो के लिए तो बहुत अच्छी होती है, इंडिविजुअल के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन कंट्री पूरे अगर सबको ही करने लग जाएगा तो ठीक नहीं है। तो सेविंग एक लिमिट में होनी चाहिए, ये नहीं कि आपके पास मतलब करोड़ों में आपने पैसा दबा रखा है और क्या, मतलब दैट इज़ नॉट गुड फॉर द इकॉनमी बेसिकली। तभी तो टाइम टू टाइम जो आईटी सेल होती है, जो विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है, वो रेड मारता है ना, आईटी डिपार्टमेंट है ना, ये सब जो है टाइम टू टाइम जब उन्हें लगता है कि हाँ किसी ने पैसा बहुत ज़्यादा गबन कर रखा है या पैसा छुपा के रखा हुआ था, वो रेड मारते हैं। इसलिए ओके, वाई, बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द इकॉनमी टू फंक्शन। So saving refers to the part of income which is not spent on consumption. It compromises on personal savings, business savings and government savings. तो बेसिकली क्या है, सेविंग क्या होती है, जो आप किसी पे खर्च नहीं कर रहे हो, बेसिकली उसे आप छुपा के रख रहे हो, नॉट छुपा के, बेसिकली मतलब कहने के मतलब है कि जब उसे आप कंज्यूम नहीं करते, उसे स्पेंड नहीं करते बेसिकली, तो वो आपकी पार्ट ऑफ द इनकम क्या है, दैट इज़ द सेविंग। देखिए जो इनकम होती है ना,
इनकम होती है ना, उसे आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो उसे कंज्यूम कर लोगे या तो उसे आप सेव कर लोगे। तो कंजप्शन जब क्या करते हो, जब स्पेंड करते हो गुड्स एंड सर्विसेज पे, सेविंग करते हो। सेविंग क्या है, जब आप नहीं स्पेंड करते हो, जब उसे आप अपने पास रखते हो, सो दैट इज़ कॉल्ड द सेविंग। तो क्या हो सकती है, वो पर्सनल सेविंग भी हो सकती है, वो बिजनेस सेविंग भी हो सकती है, और गवर्नमेंट सेविंग भी हो सकती है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट। देखिए इन्वेस्टमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और जो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट है ना, इसके लिए जो बैंक अगर हमारे अच्छे फंक्शन कर रहे हैं तो ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे से वर्क करती है। खासकर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि हमारी जो सेविंग्स बैंक ले लेती है उसे आगे देती है किसी को, ताकि वो पैसा इन्वेस्ट करें, और रिसेंटली जो इकॉनमी में जो फ्लो ऑफ मनी है वो बहुत अच्छे से चलती है। तो इन्वेस्टमेंट होती क्या है, इन्वेस्टमेंट इज अ एक्ट ऑफ यूजिंग प्रोडक्टिव रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट गुड्स। इट कंसिस्ट ऑफ द एडिशन ऑफ द कैपिटल गुड्स बिजनेस कंस्ट्रक्शन। तो बेसिकली क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है कि जब आप अपने प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को, जैसे आपके लैंड हो गया, आपने क्या किया, ऐसे की चीज़ें में यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक इन्वेस्टमेंट है। आपका कैपिटल है, आपके पास फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीज़ पड़े हैं, आपने कहीं पे शेयर मार्केट में लगा दिया, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ओके। तो बेसिकली जो आपके प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं जो आपके पास, जब आप उसे आप यूज़ करते हो बेसिकली एक प्रोडक्शन करने के लिए आपका गुड्स एंड सर्विसेज में, सो दैट इज़ कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट। और देखिए इन्वेस्टमेंट की जाती है ऑलवेज कीपिंग इन माइंड कि आपको इससे प्रॉफिट होने वाला है ना, कि आपको इससे कुछ स्पेंड करके आपको बेसिकली कुछ रिटर्न में डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, कैपिटल गुड्स बनेंगे, बिजनेस कंस्ट्रक्शन होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउसेस, एडिशन ऑफ स्टॉक्स, ऑल दोज थिंग्स विल बी डन व्हेन वी आर डूइंग द इन्वेस्टमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 दैट इज डिफाइन वेल्थ। अब वेल्थ क्या होती है, वेल्थ इज अ स्टॉक ऑफ गुड्स विच आर सोर्स ऑफ इनकम, फॉर एग्जाम्पल मनी, फाइनेंशियल असेट्स, बॉन्ड्स है। तो सिंपल क्या है, वेल्थ क्या होता है, जब आप क्या करते हो, एक स्टॉक ऑफ गुड्स, मतलब जो आपके पास बेसिकली असेट्स हैं, आपका घर हो गया, आपके फर्नीचर हो गया, इवन आपके पास कुछ भी जो चीज़ पड़ी है बेसिकली वो आपकी वेल्थ ही है ना। इवन आपका जो फ़ोन है वो आपका क्या है, वेल्थ है। ठीक है, एंड इवन वो क्या होते हैं, विच आर सोर्स ऑफ द इनकम। देख लीजिए, अगर आपका घर है, आपने रेंट पे दे दिया, वो सोर्स ऑफ इनकम ही है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड द वेल्थ ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल मनी, फाइनेंशियल असेट्स, बॉन्ड्स, शेयर्स एक्सेट्रा, सो ऑल दैट कंसिस्ट ऑफ वेल्थ। नेक्स्ट दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिजनेस साइकिल। ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इवन फॉर द 6 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन 3 मार्क्स के लिए तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 6 मार्क्स के लिए आएगा, थोड़ा सा इसे आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा कैसे करता है। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। बिजनेस साइकिल इज डिफाइंड एज अ रिकरेंट फ्लक्चुएशंस इन द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए अब सिंपल सी बात है, हमारी जो इकॉनमी होती है, आपको क्या लगता है वो स्ट्रेट ऐसे चलती रहती है? नहीं, उसमें फ्लक्चुएशंस होते हैं, कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी। अब एक बात बता दूं, अगर तो इकॉनमी आपकी बहुत जल्दी ऊपर नीचे जा रही है, बिल्कुल ऐसे जा रही है, दिस इज़ नॉट गुड, वो इकॉनमी सही नहीं होती। आपकी जो फ्लक्चुएशंस तो आएगी देगी, देखिए कोई भी चीज़ टेम्पररी नहीं होती आपके नेचर में, इवन इकॉनमी भी। तो अगर आपकी जो है थोड़ा टाइम लेके ऊपर नीचे जा रही है, मतलब अगर इस टाइप का ग्राफ बन रहा है ना आपका, दैट इज़ बेटर, ओके, दिस इज़ गुड, ये अच्छा माना जाता है। लेकिन आपका बहुत जल्दी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो रही है, तो उसमें लोग इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं बेसिकली। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट दिस व्हाट इज़ बिजनेस साइकिल। तो बिजनेस साइकिल क्या है, बेसिकली एक तरह का इकोनॉमिक आपके फ्लक्चुएशंस हैं। देखिए ये आपकी लाइन ऊपर जा रही है, तो ये आपका क्या शो कर रहा है, प्रॉस्पेरिटी। देखिए यहाँ पे लिखा भी है प्रॉस्पेरिटी। फिर ठीक है, आप एक हाईएस्ट पोजीशन पे पहुँचोगे, दैट इज़ पीक। फिर आपका नीचे इकॉनमी गिरने लग जाएगी, दैट इज़ रिसेशन। फिर जब आपकी इकॉनमी बहुत नीचे गिर जाएगी, मतलब एक तरह का लोवेस्ट पॉइंट कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिप्रेशन। और इसके बाद से इकॉनमी जो रिकवर करती है, दैट इज़ फिर पीक पे पहुँचती है, फिर नीचे जाती है, एंड इट गोज़ ऑन। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द बिजनेस साइकिल। तो सबसे पहले क्या रखना है आपको, प्रॉस्पेरिटी, पीक, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी। तो इसे टाइम के ग्राफ विद हेल्प ऑफ द टाइम ग्राफ शो किया जाता है। देखिए टाइम ये नीचे दे रखा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी ये है, तो टाइम्स के साथ ही ये देख रहे हैं कि बदलता रहता है। ये इस टाइम पे प्रॉस्पेरिटी थी, है ना, इस पर्टिकुलर टाइम पे हम पीक पे थे, इस पर्टिकुलर टाइम पे हम डिप्रेशन में थे। तो अभी हम बात करें ड्यू टू, अगर इस समय पर्टिकुलर की बात करें, हमारा जो Q1 और Q2 देखा जाए, तो Q1 में हमारी -23.9 ग्रोथ थी, और Q2 में -7.5। तो 2 बार नेगेटिव, हम तो क्या कह सकते हैं, वी आर टेक्निकली इन द रिसेशन, हम इस पोजीशन पे अभी। और अगर ये चलता रहा 2 साल तक, तो हम क्या आ जाएंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन उतनी खैर नौबत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। वी विल रिकवर सून एंड वी आर रिकवरिंग बेसिकली, लेकिन करंटली वी आर इन द रिसेशन। चलिए नेक्स्ट है, दैट इज़ द व्हाट इज़ एग्रीगेट डिमांड।
ओके अगर मैं सॉरी आपको मैं ये बताना था कि 6 मार्क्स के लिए अगर आपको कैसे लिखना है, देखिए 6 मार्क्स के लिए क्या लिखना है, सिंपल आपको एक बार एक प्रॉस्पेरिटी लिख दीजिएगा फर्स्ट पॉइंट कि प्रॉस्पेरिटी इज अ फ्लक्चुएशन और इट इज़ अ गुड साइन इन द इकॉनमी विच शोज द ग्राफ गोइंग अप विद द रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विच लीड टू द अनदर स्टेज दैट इज पीक। ओके दूसरा आप लिखिएगा पीक इज a top most condition or you can say the highest point in the economic activity। okay from then onwards the next stage start that is a recession। उसके बाद आप recession लिख दीजिएगा कि recession is a downward moving of economic activity with respect to time and it leads to the, if it continues it leads to the depression is the lowest point okay where the economic growth is a negative for in the years। okay ये जो है depression की stage है। उसके बाद में if a economy shows a good sign so it will go up and that is called the recovery। okay and it goes on finally। तो आप ऐसे ही 4-5 स्टेप्स में आप लिख के 6 मार्क्स के लिए लिख सकते हैं। नेक्स्ट है दैट इज़ द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड। देखिए डिमांड क्या होती है, जब एक बंदा करता है दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल, अगर बोलते हैं दैट इज डिमांड। अगर एग्रीगेट जुड़ जाए ना उसके आगे, एग्रीगेट मतलब पूरा देश। सो एग्रीगेट क्या है, जब पूरी इकॉनमी मतलब पूरा देश जो डिमांड करता है। सो एग्रीगेट डिमांड इज डिफाइंड एट सम टोटल ऑफ गुड्स। देखिए सम टोटल या टोटल गुड्स डिमांडेड इन द इकॉनमी। बेसिकली अगर सबकी डिमांड, मेरी डिमांड, आपकी डिमांड, सब लोगों की डिमांड ऐड कर दी जाए ना इकॉनमी में, सो दैट इज़ अ एग्रीगेट डिमांड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एडी मीन्स एग्रीगेट डिमांड, दैट इज कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो कैसे डिमांड करते हैं, या हम लोग करेंगे कंजप्शन मतलब सी स्टैंड्स फॉर अस, आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट मतलब जो बिजनेस वाले, जो बिजनेस फर्म है वो भी इन्वेस्ट करेंगे, उसकी वजह से भी वो भी डिमांड करेंगे, और प्लस गवर्नमेंट भी डिमांड करेगी। तो CIG याद रखिएगा, DIG से याद रखिएगा, DIG की पुलिस की पोस्ट होती है, डी की जगह पे आप क्या कहते हैं CIG। ठीक है, तो CIG ध्यान रखिएगा, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और नाउ व्हाट इज सप्लाई। सप्लाई आपको एग्रीगेट सप्लाई है तो सिंपल सी बात है कि जो अगर सिंपल सप्लाई होता है तो एक फर्म करता है, जो एक फर्म की सप्लाई दैट इज कॉल्ड द सिंपल सप्लाई। जब इसके आगे एग्रीगेट जुड़ जाएगा तो मतलब आपकी जितनी भी फर्म्स हैं आपकी इकॉनमी की या देश की, वो सारी जब उसका जब सब टोटल ऑफ आउटपुट कर देंगे, सो दैट इज द एग्रीगेट सप्लाई। सो एग्रीगेट सप्लाई रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ आउटपुट विच ऑल द फर्म्स और द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस इन एन इकॉनमी। तो आई होप मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो प्लीज़ आप एक बार जाके एक बार चैप्टर रीड के आप खुद पढ़ सकते हैं। बेसिकली जो मुझे लगा मैंने पढ़ा दिए हैं एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर कोई डाउट्स मुझसे पूछना चाहता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकता है, मुझे DM कर सकता है, मैं जिसका लिंक आपको बता दूंगा। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड कमेंट, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लग रहा है। थैंक यू सो मच। हाउ वाज द लेक्चर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।